और बड़ी खबर इस बीच उसका रुख कर रहे हैं। ईरान ने इसी बीच सीज फायर के बीच ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिशरबा में मिसाइल हमले में 3 की मौत हो गई है। यह दावा इजराइल की सेना की ओर से किया गया है। पिछले 1 घंटे में ईरान ने 3 बार मिसाइल दागी, ये कहना है आईडीएफ का। और सीज फायर, एक तरफ तो अपने सरकारी चैनल पर वो सीज फायर की घोषणा कर रही है ईरान, और दूसरी तरफ इजराइल की सेना दावा कर रही है कि ईरान के हमले जारी हैं सीज फायर के बीच भी। और बिशरबा में मिसाइल हमले में 3 की मौत हो गई है। पिछले 1 घंटे में ईरान ने 3 बार मिसाइल दागी है। ये बड़ा दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है। सीज फायर के बीच भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, ये इजराइल की सेना दावा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने सरकारी टीवी चैनल पर सीज फायर की घोषणा करता है। और वहीं बिशरबा में मिसाइल हमले में 3 की मौत हो गई है। ये दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है, इजरायली सेना की ओर से दावा किया गया है कि पिछले 1 घंटे में ईरान ने 3 बार मिसाइल दागी है। तो सीज फायर के बीच ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक है, ये कहना है, ये दावा किया गया है इजराइल की ओर से, जबकि ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर ईरान की सरकार की ओर से दावा किया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो पहले अनाउंसमेंट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि 3 फेजेस में ये सीज फायर लागू किया जाएगा, और अब इस तरह के हालात जहां ईरान कह रहा है सीज फायर कर दिया गया है, इजराइल कह रहा है कि ये तो ईरान हमले कर रहा है। देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि जिस तरह से इजराइल ने इनका टॉप मिलिट्री कमांड कंट्रोल, टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दिया है, इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पे कोई कमांड कंट्रोल है ही नहीं। जो लोकल कमांडर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने मिसाइल इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है, और इससे तो सीज फायर के जो स्टेटस पे वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। और यदि इजराइल और नाराज हो गया तो वो सीज फायर को कैंसिल भी कर सकता है और एग्रेसिव मूड में आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ईरान यदि सचमुच में चाहता है कि सीज फायर हो तो वो अपने कमांड जो लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं और जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको तो कंट्रोल कर ले, पहले अपना घर तो ठीक कर ले, क्योंकि यदि आग और लगी तो फिर इजराइल पीछे हटेगा नहीं, फिर तो और एग्रेसिव मूड में आएगा। और बुद्धिमत्ता इसमें है कि सीज फायर हो, वो ईरान के हित में है, क्योंकि आपके साइंटिस्ट सब मारे गए, आपके टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारे गए, आईआरजी के टॉप लीडरशिप मारा गया, चीफ मारा गया, डिप्टी चीफ मारा गया, आपके गैस प्लांट सब बर्बाद कर गए, ऑयल डिपो पे अटैक हुआ है, मिसाइल डिपो पे अटैक हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर यूनिट का जो 40% सप्लाई करता था ईरान को, उस पर अटैक हुआ है, आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काफी चोट पहुंचाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास यदि मिसाइल की इन्वेंट्री की बात करें तो कहा जाता है कि टोटल मिसाइल 1800 के करीब था, जिसमें से 23 जून तक 500 खर्च किया, बैलेंस बचा 1300। मैं अपर साइड लेता हूं, मैं 18,000 मान को लेके चलता हूं, और 500 तो 13,000। ये कब तक लास्ट करेगा? ये मिसाइल कब तक लास्ट करेगा, ये प्रश्न उठता है। तो ईरान जानता है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। जो उसका जो मेन एसेट है मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम उसका खत्म हो चुका है, एयर स्पेस टोटल इजराइल के कंट्रोल में है, और कोई सिस्टम है नहीं उसका। तो करेगा क्या? तो करेगा तो मिसाइल इस्तेमाल करेगा। तो मिसाइल तो अब इन्वेंट्री धीरे धीरे डाउन हो रही है, टर्की भी सप्लाई करेगा कि नहीं भगवान जाने, चाइना करेगा कि नहीं भगवान जाने। तो दूसरों के बदौलत ही कब तक जंग फेस करेगा, इसके पहले कि उसकी बेइज्जती हो। मेरा ख्याल है बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपने लोअर ऑफिसर्स को कंट्रोल करो और इमीडिएट सीज फायर करवाओ, नहीं तो ईरान बहुत कष्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपने लोअर ऑफिसर्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या ये ईरान के सुप्रीम लीडर की अस्थिरता दिखाता है, जो वहां पर सरकार का संकट पहले से ही चल रहा था, जो आंतरिक विरोध का सामना कर रहे थे वहां पर अली खामेनेई? खमानी तो बंकर में छुपे हैं, वो क्या कमांड कंट्रोल करेंगे? वो तो अपने परिवार, अपने बेटे को जान बचाने के चक्कर में बंकर में छुप गए हैं। जो बॉस है, जो फैसला ले सकता है, वो तो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। कोई कहता है कि वो बैडली हर्ट है, उसको चोट लगी है, वो होशो-हवास में नहीं है। तो पूरा जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बर्बाद, मुझे लगता है कि बर्बाद हो चुका है। और ये तो बहुत भयानक स्थिति है कि जो राजा और सेनापति हैं वही अवेलेबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन कौन लेगा? सिपाही नत्था सिंह और बंता सिंह, वही वो लोग ले रहे हैं। और वो उनकी तो
सोच ऐसी है कि हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फालतू का। जमीनी स्तर पर इनका परफॉर्मेंस जीरो है और ये इस तरह की सोच रखते हैं। तो जब तक जो भी अभी हायर कमांड स्ट्रक्चर के जो भी अभी सर्वा हैं, हमें तो मेरा ख्याल है डिसीजन ले नहीं पा रहा है। बाकी जो सेकंड रिंग है, थर्ड रिंग है, वो तो डिसीजन ले, वो तो कम्युनिकेट करे लोअर ट्रूप्स को, सीज फायर इम्प्लीमेंट करो तुरंत, ओके रिपोर्ट दो। ये तो कम्युनिकेशन फेलियर है, ये तो कमांड स्ट्रक्चर फेलियर है, ये तो बहुत भयानक स्थिति है। और सोचिए यदि इनके पास न्यूक्लियर पावर होता और इस तरह के इनके ट्रूप्स हैं तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी भयानक स्थिति पैदा कर सकते थे। इसीलिए इजराइल का डर बहुत सही है। ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और इसको न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना है, जो कि इजराइल ने मकसद हासिल कर लिया है। तो ये अभी मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी यही किया था हरकत, अब ये भी यही हरकत कर रहे हैं। सीज फायर मतलब सीज फायर, नो बुलेट्स, लेकिन जमीनी स्तर पे तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे बात करने की जरूरत है। इजराइल को, अमेरिका को, शांति चाहते हो या युद्ध हम कंटिन्यू करें, बताओ। यदि 3-4 घंटे में शांति नहीं हुआ तो हम और अग्रेसिव मूड में जाएंगे, तब इनके होश ठिकाने आएगा। जी नीरज राजपूत, ये सूरत हाल जो है वो सम्मानहीनता की वजह से है, निरंकुशता की वजह से है, या क्या लग रहा है? और सीज फायर 3 चरणों में क्यों? सीज फायर फौरन क्यों नहीं? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ही डिक्लेयर किया है कि 3 चरणों में इस युद्ध विराम को जो है लागू किया जाएगा। पहले 4 घंटे में ईरान करेगा, फिर उसके बाद इजराइल करेगा और फिर उसके बाद पूरा जो है परमानेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी इनको परखना चाहते हैं, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, कि उनको परखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में इस तरह से वो मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, ईरान तो अब मान चुका है, शुरुआत में उसने भी आनाकानी की थी कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल ने युद्ध शुरू किया है। तो पहले इजराइल ही इसको डिक्लेयर करेगा, अनाउंस करेगा कि वो युद्ध विराम करने जा रहा है, कोई अटैक नहीं करेगा। और अब जब उन्होंने ये युद्ध विराम करने के बाद तुरंत उनका दूसरा भी बयान सामने आ गया है, उनके विदेश मंत्री का, विदेश मंत्रालय का, और उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनका धन्यवाद दिया कि उन्होंने आखिरी समय तक लड़ते रहे। तो यानी आखिरी समय तक लड़ते रहे, यानी कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में कि अब ये अटैक जो हो गए हैं इजराइल के ऊपर, तो इजराइल इसको किस तरह से लेता है? क्या वाकई में ईरान की तरफ से ये मिसाइल्स दागी गई हैं, या उनके, जैसे कि जनरल सिन्हा कह रहे थे कि उनके जो लोकल कमांडर्स हैं, फील्ड कमांडर्स हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, या उनके प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे फिर वो यमन के हुती हों या फिर वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि वो पहले से ही परेशान करते रहे इजराइल को। हमास क्या अभी भी पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाया? क्या उनकी ये शरारत हो सकती है कि वो चाहते हैं कि ईरान और इजराइल इसी तरह से लड़ते रहें? तो उसके लिए ये बहुत सोच समझ के इजराइल को जो है ये फैसला लेना होगा कि अब क्या उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो था वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना था, उसको खात्मा करना था, कि ईरान किसी भी तरह से परमाणु हथियार ना बना पाए। वो उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। नुकसान जरूर इजराइल को हुआ है। तो अब सबकी निगाहें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ लगी हुई हैं कि क्या वो इस डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, या अभी भी जंग जारी रहेगी मिडिल ईस्ट में। जी लौटूंगी आपके पास, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता रहे हैं कि ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया। बिशरबा में मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद भीषण आग देखिए वहां पर किस तरह से लगती है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद वहां पर एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। ये बिशरबा की तस्वीरें हैं। इजराइल की सेना की ओर से दावा किया गया कि ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है और भीषण आग दिखाई दे रही है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं सवाल को लेकर कि जिस तरह से आपने कहा कि ये तो ईरान का नेचर ही है कि किस तरह से निरंकुश हो जाता है वो, और अगर उसके पास वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कामयाब हो जाता तो फिर क्या होता? इजराइल का डर तो सही है, इसका मतलब एकदम सही है, एकदम सही है। इजराइल ईरान के मतलब एज ए देश इरेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा है। आप इंडियन आर्मी में आप सोच सकती हैं कि आर्मी चीफ को डिसीजन लिया, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो, मिनट्स में इंप्लीमेंट होता है, मिनट्स, विद इन मिनट्स ओके रिपोर्ट जाता है, इंप्लीमेंटेड, ओके ओवर होता है रेडियो टेलीफोनी पे। और ये कौन सा देश है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे डिसीजन होता है सीज फायर, और जमीन पे नहीं कार्यान्वित होती है? ये तो बहुत भयंकर सीन है। इसीलिए इजराइल का जो भय है, वो अप्रिशिएशन है, वो सही है। इस स्टेट को ग्रांटेड नहीं ले सकते और अपना इनिशिएटिव अपने पास रखना पड़ेगा, और इनिशिएटिव अपने पास रख के इनको हमेशा उंगली के नीचे दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कुछ भी गदर कर सकते हैं।
और एक कंट्री, अभी जो मेरे पैनल स्पीकर बोल रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ईरान ने 12 आतंकी संगठनों को अपना चमचा बना के रखा है। हुती है, ये सब है। तो क्या उनमें से एक लोग पंगा ले रहा है और हुक्म मानने से इनकार कर रहा है कि हम तो सीज़फायर नहीं चाहते, हम तो लड़ेंगे? तो तुम लोकल कमांडर्स तुम्हारे पास कंट्रोल में नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। आपके जो 12 आतंकी संगठन है वो आपके पूरी तरह से कमांड कंट्रोल में नहीं है। ये तो फ्री फॉर ऑल है। फिर देश क्या है, कमांड स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? तो ये सब तो इतने प्रश्न उठते हैं। तो इसका मतलब है इजराइल और अमेरिका को दो चीज करना चाहिए। इंटेलिजेंस के माध्यम से ये ढूंढना चाहिए कि ये जो गलती किया है किसने किया है, वहाँ के लोकल ट्रुप्स ने किया है या जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन आतंकी जैसे हुती वगैरह है वो सब उन्होंने किया है। और यदि उन लोगों ने हुती वगैरह ने किया है तो उनको टारगेट करने की जरूरत है और यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को या कमांड स्ट्रक्चर को, फौज को बताने की जरूरत है। तुम्हारे बंदे, तुम्हारे आतंकवादी संगठन ही तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे फैसला का तिरस्कार कर रहे हैं, ये करने की जरूरत है। और यदि साबित हो जाता है कि लोकल कमांडर्स कर रहे हैं तो ठोको, इनको ठोको, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी तो इनके पास मिसाइल भी नहीं है, लड़ेंगे क्या? कैसे लड़ेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है, लड़ेंगे कैसे? एयर डिफेंस नहीं है, तुम्हारा पूरा आकाश इजराइल के कंट्रोल में है, उसके फाइटर जेट अपने मर्जी से जाते हैं, ठोक के आ जाते हैं, तुम एक डैमेज नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पास एयरफोर्स टोटली जीरो है, मिसाइल की संख्या बहुत नीचे चली गई है। अब टर्की भी, अब एक और एंगल में बताना चाहता हूँ, ईरान, मुझे लगता है ये जो शिया सुन्नी की लड़ाई है ना, उसका कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र मेरे को सामने नजर आता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो चाहते हैं, उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया कि ये ईरान इनिशिएटिव ले, ये पंगा ले इजराइल से और ये बर्बाद हो, और फिर लीडरशिप पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाएगा। क्योंकि ईरान तो काफी हद तक चौधरी बनने की कोशिश करता है मुस्लिम वर्ल्ड का। तो ये चौधरी पना को हराने के लिए एक सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज का ये कॉन्स्पिरेसी है। ईरान डूबता है तो डूबने दो। और इसीलिए आप देखिए, खाली मॉरल्स, खाली वर्बल सपोर्ट छोड़ के बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। ट्रुप्स क्यों नहीं भेजता ईरान को बचाने के लिए? तो वो सपोर्ट नहीं है, खाली जबानी कि लड्डू खा लो, लड्डू है ही नहीं थाली में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब है, मेरा ख्याल इस एंगल को भी इस एंगल से देखने की जरूरत है कि क्या सुन्नी वर्ल्ड, यानी कि जो अरब कंट्रीज साथ देने की बात कर रही थी वो कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि उनके फायदे में है ईरान का कमजोर होना। नीरज राजपूत, क्या इससे जो पावर टसल है उसमें बैलेंस देखने को मिल सकता है? उन सब में इस्लामिक देश हैं, जो राष्ट्र हैं, इन सब में भी आपस में दो फाड़ हैं। एक फाड़ जो है वो ईरान को समर्थन करता है। ईरान के समर्थन में हालांकि बहुत कम देश खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो धड़ा दिखाई देता है, चाहे गल्फ कंट्रीज़ या इस्लामिक कंट्रीज़ का है, उन सब में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ओमान, इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं ये सब एक तरफ दिखाई देते हैं। और इसीलिए वाकई में ये जो देश हैं और इन सब के जो संबंध है, चाहे जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है। और हाल के सालों में इन्होंने इजराइल के साथ भी अपने संबंध बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि इन देशों को ऐसा लगता है कि ईरान जो अपने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको सपोर्ट करता है, उनसे जो है उनके ज़रिए इन देशों को, यानी कि जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, सुन्नी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको कमज़ोर करने की कोशिश करता है और बिल्कुल अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश करता है इस्लामिक देशों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उन सब में अगर ये कमज़ोर होता है तो वाकई में उनको ऐसा लगता है कि ईरान को थोड़ा कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और ये हमने देख भी लिया 10-12 दिनों में, और पिछले 1-1.5 साल में भी उसके जितने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमास हो, पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, हिजबुल्लाह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और साथ ही यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़े हमले किए गए हैं। तो बहुत कमज़ोर हो गया है। और अब इस 11-12 दिनों की लड़ाई में भी जो ईरान है, चाहे उनके आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, उनके IRGC चीफ हो, या फिर उनके जो रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर अटैक हो, तेहरान के अंदर इतने बड़े अटैक किए गए, परमाणु संयंत्र उनके जो है बर्बाद कर दिए गए, सैन्य ठिकाने, कल ही 6 एयरफील्ड्स उनके बर्बाद कर दिए गए। उनके पास फाइटर जेट्स नहीं है लड़ने के लिए। उनके पास आखिरी फाइटर जेट 1991 में ईरान को मिला था, और वो भी कल इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है उन सब में बर्बाद हो गए। तो बहुत कमज़ोर इस वक्त जो है
वो ईरान रह गया। अगर कहें, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस वक्त ईरान में सिर्फ और सिर्फ जो खामनी है, सुप्रीम लीडर हैं, वो बच गए और वो भी किसी बंकर में छिपे हुए हैं। वहीं से वो दिशा निर्देश अगर दे रहे होंगे तो दे रहे होंगे। उन्होंने भी अपनी सक्सेशन जो है पूरी तैयार कर दी है कि आखिर अगर मुझे कुछ हो जाता है, हताहत हो जाता हूं, तो मेरे बाद कौन ईरान की सत्ता संभालेगा, कौन उसका सुप्रीम लीडर होगा। आर्मी की पूरी आर्म फोर्सेस की हायरार्की उन्होंने तैयार करके दे दी थी कि कौन कौन उनके बाद, यानी कि अगर आर्मी चीफ जो अभी नए बने तो उनको भी 4 दिन बाद मार दिया इजराइल ने। उसके बाद जो तीसरे बने हैं उनको भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट लाइन ऑफ हायरार्की में कौन होगा, वो सब तैयार करके खामनेई ने दे दी थी। तो इतना कमज़ोर जो था ईरान हो चुका था। लेकिन इन सब के बीच में भी ईरान ने जो अमेरिका पर जो अटैक किया, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी जनता को, अपने देशवासियों को दिखाने के लिए, अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ को दिखाने के लिए कि हम चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, हम घुटने नहीं टेकेंगे। चाहे हम भले ही कतर को पहले बता दें कि हम अटैक करने जा रहे हैं अमेरिका पर, अपना एयर डिफेंस सिस्टम आप मजबूत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, अलर्ट कर लीजिए, और मिसाइलें आएंगी तो आप उनको मार दीजिए, लेकिन हम इसको विक्ट्री के तौर पर दिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। ये जो कल का ऑपरेशन जो ईरान ने किया कतर के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इराक के ऊपर और सीरिया के ऊपर, उसको उन्होंने गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री, यानी कि अपनी जीत दिखा रहे। इतने कमज़ोर, इतने बर्बादी होने के बावजूद भी ईरान जो है अपने आप को विजय घोषित कर रहा है। सब कुछ खोने के बाद भी पोस्चरिंग करने में ईरान ने यहां पर कामयाबी हासिल की और जनता तेहरान में यहां पर सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।